ठीक है जी। तो टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो मीन और एवरेज वैल्यू में क्या था ना, किसी सर्किट से कितना चार्ज जाता है स्टेडी करंट का, ऐसी वर्डिंग आ रही थी। और इसमें क्या है, कितनी हीट क्रिएट होती है किसी कंडक्टर पर, कितनी, जितनी अल्टरनेटिंग करंट उसी कंडक्टर पर हीट क्रिएट करेगा जब फुल साइकिल उससे पास करेगा। देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी करंट की वो वैल्यू है which produce same amount of heat in a conductor, important word है, which produce same amount of heat in a conductor। और रूट मीन स्क्वायर में था which sends the same amount of charge through a circuit। आगे वर्डिंग वही सेम आ रही है, in a certain interval of time as is produced by AC from the same conductor in full cycle। उसमें क्या था, which in a certain interval of time as is sent by AC from the same circuit in half cycle था। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये क्या बोल रही है कि स्टेडी करंट की वो वैल्यू होती है जो किसी कंडक्टर पर हीट प्रोड्यूस करती है जितना अल्टरनेटिंग करंट उसी कंडक्टर से फुल साइकिल पर हीट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो हम लोग हीट के ऊपर बात करेंगे और हीट का फॉर्मूला होता है H=I²R। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे और इंटीग्रेशन वगैरह करके प्रॉपर वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो मतलब डेरिवेशन आएगी, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो थोड़ा सा मान के चल सकते हैं कि लेट I=I0 sin of omega t is the alternating current passing from the circuit, passing from the conductor, sorry, passing from the conductor for time interval dt, and this conductor have रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो हम लोगों ने छोटी सी एग्जाम्पल कर ली कि I=I0 sin of omega t, ये क्या अल्टरनेटिंग करंट है, पास कर रहा है इतना अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर से टाइम dt के लिए, थोड़ा सा टाइम dt के लिए, और उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर कितनी होगी वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। देन हीट produced in that conductor will be, that is dH, H=I²R dt। ठीक है जी। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है उस कंडक्टर पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल दैट इज dt में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो H=I²R RT फॉर्मूला से पता कर रहे हैं। तो H को हम लोग DH लिखा है और टाइम को DT लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। I की वैल्यू I=I0 sin of omega t इधर हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ I in this equation, so it will become DH=I0 sin of omega t। और देखो स्क्वायर है तो क्या बनना है, ये बात आई है सबको समझ, क्योंकि I की जगह होगा I0 sin ओमेगा t, ये सारी वैल्यू तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आ गया R dt। ठीक है, और कंप्लीट हीट के लिए, फॉर कंप्लीट हीट इंटीग्रेट सो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन गया dH, और इस तरफ इंटीग्रेट किया तो 0 से आ गया ये t I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt। बोलो क्लियर है। सो dH की वैल्यू क्या आ गई, H आ गई एंड I0 स्क्वायर आ गया और इंटीग्रेशन आ गई। देखो R भी आउट ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt हो रही है, तो सिर्फ आप लोग t का फंक्शन यूज करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा t की इंटीग्रेशन होगी, I0 और R जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, इसलिए वो आउट आ गए।
तो ये बन गया आप लोगों का साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt और इसकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। रेंज इसकी देखो 0 से फुल साइकिल है, डेफिनेशन पे है फुल साइकिल होता है 0 to t, पिछले पे था हाफ साइकिल, तो 0 to t/2 था। तो अब आप लोगों का सिंपल सा काम बच रहा है, इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और इंटीग्रेशन करने के बाद इधर वैल्यू डालेंगे और उससे h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो ठीक है, इंटीग्रेशन आई मेन इस पे। तो तुम लोगों को जब भी साइन स्क्वायर का फंक्शन आएगा ना, ठीक है, साइन स्क्वायर का फंक्शन आएगा, फिर तुम लोगों का कोस स्क्वायर इंटीग्रेशन आती है, तो मैथ्स में तो तुम बड़े अच्छे से पढ़ोगे बाकी फंक्शन में, पर इस पे तुम लोग सिर्फ ये देखो कि साइन स्क्वायर की किस तरह से करते हैं। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, पर साइन स्क्वायर की थोड़ा ना है माइनस कॉस। तो साइन स्क्वायर का सबसे पहले आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला लगाना होता है, ऐसे तो साइन स्क्वायर के कई फॉर्मूले जिसमें पावर ना मिले, तो ये फॉर्मूला है, देखो cos 2 थीटा cos स्क्वायर नहीं, ठीक है, फॉर्मूला भी ये इसलिए लग रहा है, कई सारे फॉर्मूला है। तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos, एंगल डबल हो जाता है, थीटा तो 2 थीटा ओवर 2। तो ये फॉर्मूला जैसे आप लोग इस पर लगाओगे, ये बन गया 0 to t, और ये बन जाना 1 माइनस cos 2 ओमेगा t ओवर 2 dt। अब इंटीग्रेशन का नेक्स्ट बोलते हैं कि इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग करोगे तो 0 से t एक चला गया, और ये है सिर्फ 1/2, ये dt भी आएगा, और अगला देखिए तो आ गया 0 to t, और इधर बच गया आप लोगों का cos of 2 ओमेगा t ओवर 2 dt। शुरू में नहीं आएगा नीचे, अभी इंटीग्रेशन होनी है, अभी सिर्फ फंक्शन को मैंने अलग किया 1/2 और ये माइनस करके ये गया। ठीक है, अब आप लोग करोगे इसकी इंटीग्रेशन। सबसे पहले अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिया, और dt की इंटीग्रेशन होगी t, ठीक है, और 0 से t इसकी रेंज, और सेम ऐसे इधर देखोगे तो 1/2 मैंने अलग किया। अब थोड़ी इंटीग्रेशन करेंगे तो cos की इंटीग्रेशन होती है sin, ठीक है, और जो एंगल है वही लिखा जाता है, तो आपने लिख दिया sin 2 ओमेगा t। और फिर अगला काम क्या होता है कि जो एंगल है ये उसके डेरिवेटिव किया जाता है, तो 2 ओमेगा t का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 2 ओमेगा आता है, उसको नीचे लिखा जाता है, और रेंज आ गई 0 से t तक। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है। अब आप लोगों का जो है इंटीग्रेशन सॉल्व होने को आ गई, बस वैल्यूज बची हम लोगों को पुट करने के लिए, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला इधर से, तो जी इस पर अगर वैल्यू पुट की जाएगी तो आप लोग देखो इस पर, तो ये क्या बन गया, देखो 1/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर ये बन गया 1/2 × 2 4 ओमेगा बन गया, ठीक है, 2 ओमेगा 4 ओमेगा। और साइन देखिए किस तरह से वैल्यू पुट होनी, 2 ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग 2π/t, ठीक है, और इस t पर अपर लिमिट पुट की तो आई टी, क्लियर है बात सबको। माइनस लोअर लिमिट तो माइनस लग गया, साइन लोअर लिमिट है 0, तो 0 कुछ भी पुट किया तो सारा 0। अब ये आप लोग देखो तो सॉल्व करके t - 0 t और 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो t/2 आ गया। और अगली टर्म काफी इंटरेस्टिंग है, जरा देखना, ओमेगा, ये देखो t से t कैंसिल, तो ये बन गया sin 4π - sin 0। तो आप लोगों को पता होगा कि sin 0 sin sin 0 π 2π 4π सारी 0 होती हैं, तो 4π इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 0 है, 0 - 0 0 बचा, ठीक है, 0 - 0 0, क्योंकि 4π की वैल्यू 0 है, sin 0 की भी 0 है, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, सारा 0 आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बच गया t/2, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन। तो इस इक्वेशन पर, इक्वेशन 1 पर हम लोग इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सारा, ठीक है। इस सारे को हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दिया, t/2 आ गया। साथ में भी चला सकते थे आप लोग, ऐसा नहीं है, इधर लिख सकते थे h = i² r इकट्ठा और साथ में इंटीग्रेशन चला सकते थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा स्टेप कर दिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t sin² ओमेगा t dt इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन गई, h I0² r, और ये सारा अगर कर ले तो ये बन गया t/2, ठीक है। ये आप लोगों की एक h हीट कितनी प्रोड्यूस हुई फुल साइकिल पर, उसकी वैल्यू आ गई, क्लियर है इतना। ये कौन सी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट
produced in the conductor during the full cycle of alternating current. अल्टरनेटिंग करंट का फुल साइकिल गया तो इतनी हीट क्रिएट हुई। मीन और एवरेज वैल्यू जिसको क्लियर है तो उसको अभी अगला स्टेप भी समझ आ जाएंगे, सेम उसी तरह से होंगे। ये नोट कर लिया, कर लो, नोट कर लो, फिर इसको बताता हूँ। लिख लो, let IRMS be the root mean square value of current flows through conductor of resistance R. Then heat produced in it will be given by, so heat produced कैसा है कि H is equal to I square R T, और I है हम लोगों के पास RMS, ठीक है। I क्या है RMS, that is root mean square, 2 भी है सर, RT, और ये इक्वेशन 2, ठीक है। H is equal to I square RT, और I कौन सा RMS वाला। सो ये एक सिंपल फॉर्मूले से हीट मिल रही है, H is equal to I square RT, ये इंटीग्रेशन के मेथड से हीट कैलकुलेट की है। इसको इक्वेशन तुम लोग आई थिंक इसको 2 मानो ना, इसको 3 मानो, ठीक है। सो इक्वेशन 2 हमें बोलती है हीट प्रोड्यूस कितनी है, I नॉट स्क्वायर RT by 2, और ये इक्वेशन बोलती है हीट प्रोड्यूस है I RMS स्क्वायर RT के इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2 we get 2 different values of heat। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये भी इक्वल होगा, दोनों हीट ही बता रही है। सो फ्रॉम 3 and 2 लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2 we get, सो हम लोगों को क्या मिल गया, ये वैल्यू का डालो तो ये मिल गया I नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने इधर डाली है, I नॉट स्क्वायर R T over 2, I नॉट स्क्वायर R T over 2 is equal to I square RMS, I RMS स्क्वायर R, ठीक है जी। इधर से RT से देखिए RT कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने, और इधर से I RMS की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो I RMS स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो सारी टर्म, कौन सी टर्म, I नॉट स्क्वायर जो बचा था और 2 बचा था, ये अंडर रूट में चली जाएगी, और जैसे ही अंडर रूट में जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी, अंडर रूट हटा तो I2 और नीचे आ गया रूट 2, ठीक है। सो आप लोग जल्दी से 1/√2 को अगर डिवाइड करोगे तो आप लोगों को I RMS की वैल्यू मिल जाएगी 0.707, और ये वैल्यू है 0.707 ऑफ I नॉट, और इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो ये बन जाएगी 70.7% ऑफ I नॉट। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ alternating current is 70.7% of peak value of alternating current, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। alternating EMF applied to a resistor, alternating EMF applied to resistor, ठीक है जी। अच्छे से समझना इसको, इस तरह से अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड टू कैपेसिटर और अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड टू इंडक्टर, अगले टॉपिक ये भी आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग EMF जो होती है E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग EMF, वो अप्लाई करेंगे रेजिस्टर। तो एक रेजिस्टर कंसीडर करेंगे, आप लोग लिख सकते हैं कंसीडर अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो एक रेजिस्टर कंसीडर कर लिया जिसकी रेजिस्टेंस है R, और अप्लाई अल्टरनेटिंग EMF, अप्लाई अल्टरनेटिंग EMF E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी टू दिस रेजिस्टर। और अगर किसी रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग EMF अप्लाई करते हैं तो उस पूरे सर्किट को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट,
ठीक है। तो रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड टू अ रेजिस्टर एंड सच टाइप ऑफ सर्किट्स आर नोन एज रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, छोटी छोटी एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। सो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हम लोगों ने अप्लाई की, अप्लाइड alternating EMF to resistor will be given by E equal to E naught sin of omega t। ठीक है, applied alternating EMF to resistor will be given by E is equal to E naught sin of omega t। और ओम्स लॉ से हमें पता है, एज वी नो, कि पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। तो वैसे ही ई दैट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा, पता ना, आई इंटू आर होगा। तो इधर से हम लोग आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, और ई की वैल्यू अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो होगी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये डिवीजन पे आ रहा है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग इस तरह से रखें तो आप लोगों को पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो उसकी इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये भी कुछ वैसा ही है, आई और ये चीज है साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये सारा जो है ये आप लोगों का मैग्नीट्यूड है, पीक वैल्यू होगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट के इक्वल। ओके, वेयर I naught will be equal to E naught over R। ठीक है, तो समझ पा रहे हो? where I naught is the peak value of alternating current, which is peak value of AC alternating current। अब इधर एक बात, जो छोटी सी बात आप लोगों ने माइंड पे अंडरस्टैंड करनी है कि E naught की वैल्यू बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि जब मैं E नोट को किसी चीज से डिवाइड कर रहा हूं तब जाकर वो I नोट के इक्वल बन रही है। ये बात को समझना, E नोट को डिवाइड किया जा रहा है तब वो I नोट के इक्वल बन रही है। इसका मतलब ये होगा कि E नोट बड़ी चीज है जिसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, तब जाकर वो I नोट के इक्वल बन रही है। तो अगर कोई पूछे कि I नोट और E नोट में कौन बड़ा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं E नोट बड़ा है, I नोट की वैल्यू कम है। तो जब इसका टाइम डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है, टाइम डायग्राम, ये है टाइम डायग्राम, टाइम डायग्राम। तो इस तरफ टाइम डायग्राम, तो इस तरफ टी आएगा टाइम, ठीक है, और इस तरफ आप लोगों का ई एंड आई, पोटेंशियल एंड करंट को इस एक्सिस पर शो करेंगे हम लोग, और इस तरफ टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं वो शो किए जाएंगे। ठीक है, इस टाइम ग्राफ को थोड़ा नीचे लिख ले लो क्योंकि इधर वेव सी बनेगी। टाइम डायग्राम, ठीक है। तो अब एक चीज देखना कि इक्वेशन, ये जो ओवरऑल इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई आई, और इसको मैं लिख सकता हूं आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। ठीक है, दोनों मेन इक्वेशन है 1 और 2, तो इसको बॉक्स में कर दिया मैंने। अब 1 और इक्वेशन 2 को अगर अच्छे से कंपेयर किया जाए तो आप लोग देखोगे कि साइन के साथ इधर एंगल ओमेगा टी है, और इधर भी साइन के साथ एंगल जो है वो ओमेगा टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E और I आर इन फेज। फेज का मतलब एंगल ही होता है, एंगल देखने। तो आपकी साइन के आगे एंगल और इधर साइन के आगे एंगल सेम है, तो इट मींस E दैट इज EMF एंड I मींस करंट, बोथ आर इन फेज, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूं, पूछा जाता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पर करंट और ईएमएफ आउट ऑफ फेज होते हैं या इन फेज होते हैं? तो आंसर होगा इन फेज होते हैं। और क्यों होते हैं उसके पीछे एक्सप्लेनेशन याद आनी है। तो आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इधर लिख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ईएमएफ एंड alternating current are in phase with each other. Okay, are in phase with each other, or from equation 1 and 2 we get.
ठीक है, आर इन फेज विद ईच अदर इन रेजिस्टिव सर्किट करेंगे, इन रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है जी, तो एक फेज में है। और अगर बात की जाए तो जो ई नॉट है वो उसकी वैल्यू ज्यादा है, ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा है, तो मैंने एक ये शो कर दिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस तरह से। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ ई नॉट। और जो करंट है वो कम है, तो करंट की वैल्यू थोड़ा कम लेंगे। इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे, बिल्कुल इधर से पास करना है इसको, बिल्कुल जहाँ से ये मैक्सिमम गई है उधर मैक्सिमम, और जहाँ पे ये मिनिमम गई है। ठीक है, दिस इज माई नॉट आई नॉट पॉजिटिव, निचली साइड नेगेटिव, इधर ई नॉट पॉजिटिव, इधर ई नॉट नेगेटिव। तो पॉइंट जो ड्रॉ करते टाइम माइंड में रखने हैं, इन फेज है तो ग्राफ पे इन फेज शो करना है। इन फेज पे किस तरह से शो किया जाएगा, जहां पे इसकी वैल्यू पीक जा रही है ई नोट की, आई नोट की वैल्यू भी पीक पे जाएगी, फिर जहां पे ये जीरो हो रही है सेम उसी पॉइंट पर जीरो होगी, तो आपकी लाइन एकदम इधर से पास करनी चाहिए। फिर से ये मैक्सिमम तो इसकी मैक्सिमम, ये जीरो तो जीरो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम। और ये ग्राफ ये शो कर रहा है ई नॉट सॉरी ई एंड आई बोथ आर इन फेज टू ईच अदर, टाइम डायग्राम। फिर दूसरा डायग्राम आपको बनाना होता है फेजर डायग्राम। रुको जाओ। ठीक है, साथ में इक्वेशन 1 नोट कर लिए ना, ये तो इधर ही मैं एक फेजर डायग्राम बना देता हूँ साथ में, फिर ये टॉपिक जो कंप्लीट होता है। क्योंकि तुम लोगों को टाइम डायग्राम एंड फेजर डायग्राम देने होते हैं साथ में। ठीक है, तो फेजर डायग्राम किस तरह से बनाएंगे आप लोग, इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करेंगे सारी, और एक लाइन इस तरह से वो शो कर देगी आपकी वैल्यू ई नॉट को। ठीक है, और इसी लाइन पे, एक ही लाइन पे, ठीक है, इसी पर आप लोगों का आई नॉट भी शो किया जाएगा इस तरह से। और फेज सेम है, इट मींस इधर से एंगल दोनों का सेम है ना, ओमेगा टी साइन का, तो आप लोगों को इस एक्सिस से एंगल शो करना होता है। कितना एंगल है, तो ओमेगा टी एंगल है। ई नॉट बड़ा बताना, आई नॉट छोटा बताना। तो ये जो डायग्राम है दिस इज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम से पता लग रहा है कि देखो दोनों ओवरलैप करवाए हैं, ई नॉट और आई नॉट, इसका मतलब है कि एक ही फेज पर है दोनों, और एंगल देखो ओमेगा टी आ रहा है सेम एंगल पर। ठीक है, बाकी बातें आपको तब समझ आनी जब हम लोगों ने अल्टरनेटिंग कैपेसिटर को और इंडक्टर को अप्लाई करेंगे, तो आपको समझ आना कि आउट ऑफ फेज में किस तरह का डायग्राम बनेगा, अगर अभी कंफ्यूजन हो जाएगी तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही है इंपॉर्टेंट। अगर इसमें मैं बात करूं तुम्हारे लिए, तो याद रखने वाली बात यह है कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट current and EMF both are in phase, there is no phase difference between EMF and the current। और डायग्राम्स ये है, क्लियर है, नोट कर लो इसको।